नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। सोचिए, जब पब्लिक ड्रामा की अजीब-गरीब दुनिया इंसानी संघर्ष की बेहद गंभीर और डार्क सच्चाई से टकराती है, तो क्या होता है? इसी के पीछे की साइकोलॉजी आज हम डिकोड करेंगे। मतलब ये देखकर सच में बहुत हैरानी होती है ना कि कैसे आजकल लोग अपनी एकदम प्राइवेट रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को एक फुल ऑन पब्लिक परफॉर्मेंस बना देते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पे मजबूर कर देता है। तो आज की चर्चा का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरू करेंगे संघर्ष के तमाशे से, फिर बात करेंगे प्यार के लिए टावर पर चढ़ने वाले ट्रेंड की, इसकी डार्क सच्चाई की, दुर्व्यवहार के चक्र की, दुखद परिणामों की और आखिर में एक सुरक्षित रेस्क्यू प्लान की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, संघर्ष का तमाशा। अब देखिए ड्रामा कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए दो बिल्कुल अलग उदाहरण लेते हैं। एक तरफ एक बहुत ही हाई प्रोफाइल राजनीतिक अलगाव है, जहां आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने पब्लिक में कहा कि वे किसी भी अपराध का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और दूसरी तरफ बच्चों के शो मोटू पतलू का वो सीन याद है, जहां एक कार्टून विलन बस सोना लूटने के लिए एक नकली तूफान का नाटक रचता है। सुनने में दोनों बहुत अलग हैं, लेकिन ये साबित करते हैं कि कोई भी पब्लिक तमाशा, चाहे वो राजनीति का हो या कार्टून का, हमारी पूरी अटेंशन अपनी तरफ कैसे खींच लेता है। और इसी से जुड़ता है हमारा भाग 2, प्यार के लिए टावर पर चढ़ना। मेरे साथ चलो तभी मैं नीचे आऊंगा, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। उत्तर प्रदेश के एटा में एक पति ने सच में टावर पर चढ़कर ये ड्रामेटिक डिमांड की थी। ये दिखाता है कि कैसे लोग अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह की एक्सट्रीम विजिबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक बिल्कुल प्राइवेट मसले को सरेआम पब्लिक के बीच लाकर सुलझाने की कोशिश। इन वायरल केस फाइल्स की बात करें तो ये एकदम किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट जैसी लगती हैं। झारखंड में एक अफेयर टूटा तो एक आदमी 150 फुट ऊंचे टावर पर चढ़ गया। 2025 का वो अजीब सा स्टंट ले लीजिए जो एक फेक ऑनलाइन गर्लफ्रेंड के लिए किया गया। या फिर प्रयागराज की वो 18 साल की लड़की जिसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए पूरे शहर को ही बंधक बना लिया। और अप्रैल 2026 में हाथरस की घटना तो याद ही होगी, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के लिए पूरे 3 घंटे तक तमाशा किया। जरा सोचिए, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हमें और पूरे समाज को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, वही आज समाज से पूरी तरह कटे हुए लोगों के लिए एक थिएट्रिकल स्टेज बन गया है। तो असल में ये टेलीकॉम टावर किस चीज का प्रतीक है? ये उस हताश इंसान की जरूरत का एक परफेक्ट सिंबल बन गया है, जो अंदर से खुद को बिल्कुल पावरलेस महसूस कर रहा है। इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में उस ऊंचाई पर जाकर उन्हें वो हाइपर विजिबिलिटी और वो अटेंशन मिलती है जिसकी उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा तलाश होती है। एक तरह से ये उनका फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्टेज है। लेकिन अब आते हैं भाग 3 पर, डार्क सच्चाई। क्योंकि इंटरनेट पर वायरल होने वाले इन मीम्स के पीछे एक बहुत ही गंभीर और कड़वी सच्चाई छिपी है, और इसमें कोई रोमांस नहीं है। भारत के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा बताता है कि 18 से 49 साल की उम्र की लगभग 31.4% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि हमारे समाज की एक बहुत ही डराने वाली हकीकत है। और अगर हम इसके ज्योग्राफिकल अंतर को देखें तो वो भी चौंकाने वाला है। अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति और वहाँ के कारण इस दर को भारी रूप से प्रभावित करते हैं। कर्नाटक में स्पाउसल वायलेंस यानी पति पत्नी के बीच हिंसा की दर 48% है, उत्तर प्रदेश में 39%, जबकि लक्षद्वीप में यह आंकड़ा सिर्फ 2.1% है। ये अंतर बहुत कुछ कहता है। रिसर्च से पता चलता है कि इस इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, या जिसे हम आईपीवी कहते हैं, उसके पीछे कई बहुत ही जटिल कारण हैं, जैसे कि भारी आर्थिक संघर्ष और गरीबी। इसके अलावा ऐसे पितृसत्तात्मक सामाजिक नियम जो व्यक्तिगत सुरक्षा से कहीं ज्यादा परिवार के तथाकथित सम्मान को तवज्जो देते हैं। साथ ही शराब की लत और मानसिक स्वास्थ्य की वो समस्या हैं जिनका कभी इलाज नहीं हुआ। ये सब मिलकर पावर इम्बैलेंस को और भी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। अब चलते हैं भाग 4 की तरफ, दुर्व्यवहार का चक्र। अक्सर ये सवाल उठता है कि इन खतरनाक या टॉक्सिक रिश्तों से बाहर निकलना इतना मुश्किल क्यों होता है। इसे समझने के लिए हमें साइकोलॉजी को देखना होगा। वॉकर द्वारा प्रपोज की गई इस रिपीट होने वाली साइकिल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंसा हमेशा एक तय पैटर्न फॉलो करती है। टेंशन बढ़ने से लेकर वायलेंस होने और फिर वापस एक झूठी सुलह होने तक। इस साइकिल की शुरुआत होती है टेंशन बिल्डिंग फेज से। इस दौरान बाहरी तनाव या स्ट्रेस के कारण दुर्व्यवहार करने वाले को ऐसा लगता है कि वो कंट्रोल खो रहा है,
और इसका नतीजा? पीड़ित को बहुत सावधान रहना पड़ता है। मतलब उन्हें हर कदम बहुत फूंक फूंक कर रखना पड़ता है ताकि कोई भी बात विवाद को ट्रिगर ना कर दे। कम्युनिकेशन लगभग बंद हो जाता है और एंग्जाइटी लगातार बढ़ती रहती है। फिर आता है एक्सप्लोजन फेज। जब ये मानसिक दबाव बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तब वो ब्रेकिंग पॉइंट आता है। इसी पॉइंट पर कोई बड़ा भावनात्मक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक आघात होता है और ये हिंसक घटना अपने पीछे बहुत गहरा डर और लंबे समय तक रहने वाला नुकसान छोड़ जाती है। और इसके बाद क्या होता है? अंत में आता है सुलह और हनीमून फेज। लेकिन असल में ये सिर्फ एक झूठी स्थिरता है। माफी मांगना, गिफ्ट्स देना और भविष्य में हमेशा के लिए बदल जाने के बड़े बड़े वादे करना, ये धोखे वाली शांति कुछ समय के लिए पीड़ितों को ये विश्वास दिला देती है कि शायद अब रिश्ता सुधर गया है, और बस इसी वजह से वे उसमें फंसे रहते हैं, ठीक उस वक्त तक जब तक कि ये चक्र फिर से शुरू नहीं हो जाता। आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर, दुखद परिणाम और आंकड़े। अगर इस अब्यूज साइकिल को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे ही घूमने दिया जाए तो पुलिस फाइल्स में दर्ज इसके नतीजे सच में खौफनाक होते हैं। अगर हम शुरुआत में बात किए गए उन पब्लिक तमाशों से वो सिनेमाई रोमांस हटा दें तो हमारे सामने ऐसी हेडलाइंस आती हैं। यूपी में जिम जाने को लेकर हुए विवाद के बाद पति ने की पत्नी की हत्या, 7 घंटे तक शव के पास बैठा रहा। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि बिना रोके गए घरेलू गुस्से की वो जानलेवा और भयानक सच्चाई है। एक और चौंकाने वाली हेडलाइन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नए जूतों को लेकर हुए विवाद में किशोर ने कैंची से की अपने छोटे भाई की हत्या। ये साफ दिखाता है कि कैसे अचानक और बिना सोचे समझे आया गुस्सा, चाहे वो पार्टनर्स के बीच हो या भाई बहनों के बीच, सबसे मामूली और छोटी छोटी बातों पर भी हमेशा के लिए तबाही मचा सकता है। तो आखिर ये आक्रामकता या अग्रेशन आता कहाँ से है? मनोविज्ञान की ये थ्योरेटिकल मॉडल्स हमें इसका एक पूरा फ्रेमवर्क देते हैं। ये स्पष्ट करते हैं कि कैसे कभी-कभी हमारी सामाजिक संरचनाएं या पितृसत्तात्मक सोच ही हिंसा को सही ठहराने की कोशिश करती हैं, और कैसे इंसान के अंदर व्यक्तिगत संयम, जिसे इनहिबिशन कहते हैं, उसकी कमी किसी व्यक्ति को इतना घातक और हिंसक कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से, भाग 6 पर, एक सुरक्षित रेस्क्यू प्लान। इन सारे पैटर्न्स को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल है लोगों को इन हाई रिस्क सिचुएशन से बाहर निकालने का प्लान बनाना। सटोरा के मोबाइल टावर रेस्क्यू मैनुअल की तरह ही हम घरेलू हिंसा के समाधान को भी 3 स्तरों में देख सकते हैं। सबसे पहले सेल्फ हेल्प, यानी पीड़ितों में समानता और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। दूसरा, असिस्टेड डिसेंट या सामुदायिक मदद, जहां हमारा समाज आगे आकर हस्तक्षेप करे और इस कलंक को तोड़े। और आखिर में प्रोफेशनल रेस्क्यू, जिसमें सख्त कानूनी कार्रवाई और मेंटल हेल्थ सपोर्ट शामिल हो। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत तक पहुंच रहे हैं, हमें खुद से एक बात पूछनी चाहिए। अगली बार जब कोई प्राइवेट विवाद एक पब्लिक तमाशा बनेगा, तो क्या हम उस पल के उस वायरल मीम या मजाक से आगे देख पाएंगे? क्या हमारा समाज उस गहरी सामाजिक चोट और दर्द को पहचान पाएगा, जिसे सच में एक सुरक्षित रेस्क्यू की पुकार है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने मन में रखना चाहिए।